जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ हेके। माय नेम इज आदित्य और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सी वेव्स एंड कोस्टल लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीवन विल बी ओके एंड योर स्टडीज आर आल्सो गोइंग वेरी वेल। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है संदीप सिंह सर द्वारा लिखी गई, उसमें अभी तक हम लोग चैप्टर 19 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑल राइट। और इसके बाद का जो चैप्टर है उसका शेड्यूल मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, प्लस आपका यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट किया था। ठीक है, तब से जो हमारी वीडियो होंगी वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आएंगी। अगर कुछ इमरजेंसी नहीं आई तब। ठीक। ऑलराइट। तो अब हम बात करते हैं बेसिकली अपने टॉपिक के बारे में कि कौन आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एजेंट्स ऑफ कोस्टल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोस्टल इरोजन किस चीज के द्वारा किया जाता है वो हम इसके अंदर देखेंगे। फिर हम लोग सी कोस्ट क्या होता है, सी शोर क्या होता है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ मराइन इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी आपका जो मराइन इरोजन है या कोस्टल इरोजन है उसका क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे आपका बेसिकली होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके क्लिप्स हो गए, वेव कट प्लेटफॉर्म हो गए, सी केप्स हो गए, और उससे एसोसिएटेड आपके कुछ और फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल राइट। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशनल वर्क के बारे में पढ़ेंगे। देन हम लोग डिपोजिशनल लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके बीचेज हो गए, बार्स हो गए, ठीक है, बैरियर्स हो गए। उसके बाद कोस्टल वेटलैंड हो गए, सबका हो गया। ऑल राइट। उसके बाद लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर 19, उसमें भी मैंने आपको जो साइकिल ऑफ इरोजन दे रखा था वो नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो उस चैप्टर उसके अकॉर्डिंग ही इस क्लास में भी मैं भी आपको ये साइकिल ऑफ इरोजन जो है वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इसको आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑल राइट। तो अगर मैं बात करूं एजेंट्स ऑफ कोस्टल इरोजन की, तो देखिए यहाँ पे एजेंट्स का मतलब क्या हुआ कोस्टल इरोजन का। जैसे सपोज मुझे क्या हो, एक एल कराना हो, तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, एल कराने के लिए एक एजेंट के पास जाते हैं जो एल के होते हैं। वो हमारा बेसिकली एल का प्रीमियम वगैरह हो जो आपका रहता है, बीमा, वो कराते हैं। तो ऐसे कोस्टल इरोजन जो है, मान ली कोस्टल इरोजन जो बेसिकली है वो भी किसी चीज के द्वारा किया जाता होगा, तो वही आपका क्या है, एजेंट्स है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। अब आपके जो एजेंट्स हैं ये आपके कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे आपके सी वेव्स हो गए, ओसेनिक करंट हो गए, टाइडल वेव हो गए, सुनामीज हो गए। इनमें से आपके जो ओसेनिक करंट हैं, टाइडल वेव्स जो हैं और सुनामीज जो हैं, इनके बारे में हम लोग जब ओशियोनोग्राफी का स्टार्ट करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सी वेव सी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टल इरोजन होता है। ठीक है, जिसके द्वारा मोस्ट ऑफ दी आपके इरोजन किए जाते हैं। ऑल राइट। तो अगर मैं बात करूँ आपका सी वेव जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपका वेव क्या होता है। ठीक है, क्या आपका वेव्स क्या होते हैं, तो देखिए वेव्स बेसिकली आपके डिस्टर्बेंसेज होते हैं। क्या होते हैं वेव्स बेसिकली आपके आर डिस्टर्बेंसेज दैट व्हाट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मूविंग द मैटर इटसेल्फ, यानी बेसिकली एक तरह की एनर्जी होती है जो क्या करती है, मैटर्स के बीच में डिस्टर्बेंसेज क्रिएट करती है। और इस वजह से क्या होता है, एनर्जी क्या होती है आपकी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से अनदर। जैसे मान लो सपोज आपका एक जिस लैपटॉप है एक टेबल के ऊपर रखा है, अब मैं टेबल के इस कॉर्नर पे क्या करूंगा, इस पे ठोकूंगा तो क्या होगा, यहाँ से मैंने एक एनर्जी इस टेबल के ऊपर दी। अब एनर्जी क्या होगी आपकी, ट्रांसफॉर्म होगी, एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी मूव करेगी। अब वो एनर्जी मूव करेगी क्या, तो ये जो टेबल के अंदर आपके मैटर होंगे उनमें डिस्टर्बेंसेज क्रिएट होगी। या मान लो अगर मैं शांत बैठा हूँ, मेरे आसपास का एयर बिल्कुल मूव ना कर रहा हो, तो जैसे मैं बोलूंगा तो क्या होगा, इन एयर में बेसिकली एक तरह की हलचल पैदा होगी। ठीक है, और जो मेरी साउंड होगी वो आप जानते हैं कि साउंड जो है वेव की फॉर्म में क्रिएट होती है। तो यहाँ पे उस डिस्टर्बेंसेज की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट मूविंग द मैटर इटसेल्फ, यानी इनमें जो है आपका सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, कोई मैटर जो है वो नहीं मूव करता। जैसे टेबल जो है, मैंने इस पर ठोका तो ऐसा तो हुआ नहीं कि ये टेबल का ये वाला जो कॉर्नर था आपका बेसिकली वो इस कॉर्नर चला हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं था। बस आपकी एनर्जी क्या हुई थी, मूव की थी। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब अभी हम सी वेव के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सी वेव में भी क्या होता है,
एक्चुअली आपने सी वेव देखा होगा कहीं मूवी वगैरह में, तो उसमें आपको लगता होगा कि सी वेव में जो है आपकी वाटर जो है पूरी मूव कर रही होती है, बट इन रियलिटी क्या होता है, जैसा हमने देखा कि वेव्स जो है इनमें मैटर नहीं मूव करते। वैसे ये मैटर यहाँ पे अगर सी वेव की हम बात करें तो सी वेव में मैटर आप क्या हो गया, वाटर पार्टिकल्स हो गए, तो इनमें वाटर बेसिकली नहीं मूव करते, इसमें बस उनकी क्या होती है ऊपर के हिस्सा लेयर सिर्फ आपको मूव करती है एनर्जी की फॉर्म में। वाटर जो होते हैं वो वहीं पे क्या होते हैं, सर्कल में बेसिकली घूम रहे होते हैं, क्या होते हैं सर्कल में वहीं पे ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके वेव्स के बारे में, यानी सी वेव बेसिकली आपके क्या होते हैं, सी वेव्स आर ऑक्सीलेटिंग मूवमेंट इन द ओशियन वाटर दैट वॉट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ट्रांसफर होती है एक जगह से अनदर। आपके जो वाटर है वो क्या होते हैं बेसिकली वहां पे क्या होते हैं, एक जगह पे ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं, सर्कल में घूम रहे होते हैं। ठीक है, कैसे अभी हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, तो अभी जब मैंने टेबल पर ठोका जो उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, तो मैंने अपने हाथ से ठोक के एनर्जी उसको दी ना, तो वैसे ही सी वेव जब आपकी मूव करती है तो उसको भी तो एनर्जी कहीं से ना कहीं मिलती हुई, तो सी वेव को जो एनर्जी है वो बेसिकली कहाँ से मिलती है, तो सी वेव को जो एनर्जी है वो मिलती है विंड से। कहाँ से मिलती है, विंड से, यानी दे आर प्राइमरली कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ विंड ऑन द वाटर सरफेस बट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम अदर डिस्टर्बेंसेज सच एज सिस्मिक एक्टिविटी और चेंजेस ऑन दी सी बॉटम। यानी मेनली आपके जो वेव्स हैं नॉर्मल, वो बेसिकली क्या है, विंड की वजह से क्या होते हैं, मूव करते हैं सी वेव्स। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े हैं तो हम बात करते हैं सी वेव्स के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आता है क्या, आपका क्रेस्ट आता है और दूसरा आता है आपका ट्रफ। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होते हैं, तो सपोज आपकी क्या है, एक ये वेव है, सी वेव आपकी है। ठीक है, एक पूरा वाटर से पानी से भरा हुआ है। तो क्रस्ट क्या होता है, क्रेस्ट माफ करिए, ये क्या होता है, ये वेव का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है ना, क्या वेव का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है या जो अपर पार्ट होता है वो आपका क्रेस्ट कहलाता है। और वहीं आपका ट्रफ जो है इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द व्हाट, वेव। ठीक, इसके बाद एक टर्म आता है कि आपका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, ये बेसिकली दो क्रेस्ट, क्या कि मैंने कहा दो क्रेस्ट या दो आपकी जो ट्रफ है इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ना, यही आपका क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। यानी वेवलेंथ क्या है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स एंड टू ट्रफ्स इज नोन एज वेवलेंथ। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज आल्सो, ये आपकी वेवलेंथ हो जाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है वेव पीरियड। वेव पीरियड इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय वन वेवलेंथ टू पास अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज पीरियड। यानी एक वेवलेंथ, सपोज आपकी क्या हो, ये एक वेवलेंथ हो गई, तो ये एक वेवलेंथ को एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरने में कितना समय लगता है, ये आपका वेव पीरियड होता है। ठीक, क्या मैंने बताया कि एक पॉइंट से बेसिकली एक वेव साइकिल आपका ये हो गया, तो इस पूरे वेव को इस पॉइंट से गुजरने में कितना समय लगा, ये क्या कहलाता है, आपका वेव पीरियड कहलाता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसके बाद, क्योंकि एक और टर्म आता है वेव फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में कई बार क्या होते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज बेसिकली व्हाट, एक मिनट, द नंबर ऑफ वेवलेंथ दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट पर यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। यानी एक जगह से इस यहाँ से पर सेकेंड कितनी बार, कितने पर सेकेंड कितनी वेव आपकी पास हो रही है, यह क्या कहलाती है, आपकी वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या मैंने कहा कि इस एरिया से एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं वो आपकी वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। और एक पॉइंट से एक वेवलेंथ कितने देर में क्रॉस हो रही है वो आपकी वेव पीरियड कहलाती है। ऑलराइट, इसके बाद आगे आता है क्या, आपका हाइट ऑफ द वेव। तो इट इज बेसिकली द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेव हाइट। यानी क्या, आपके इसके और यहाँ के बीच का, या ये ट्रफ आपका हो गया, ये आपका क्रस्ट हो गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ये आपका वेव हाइट कहलाता है। और वेवलेंथ क्या होता है, तो दो क्रस्ट या दो आपके ट्रफ के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो आपका वेवलेंथ कहलाता है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद आता है कि आपका वेव एम्पलीट्यूड। तो वेव एम्पलीट्यूड इज वन हाफ ऑफ द वेव हाइट। वेव हाइट का जो हाफ, वन हाफ, आधा हिस्सा जो होता है वो आपकी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपका एक और टर्म आता है, ये बेसिकली पार्ट्स में तो नहीं इसको रख सकते, ठीक है, बल कुछ बुक के अंदर में रखा हुआ था पार्ट्स के अंदर, तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो फेज क्या होते हैं, इट रिफर्स टू डिस्टेंस ओवर विच विंड ब्लोज अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर क्रिएटिंग वेव्स। यानी बेसिकली ये वो डिस्टेंस होता है
ओवर विच आपकी जो विंड है वो फ्लो करती हैं या कह सकते हैं ब्लो करती हैं अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वेव, वाटर क्रिएटिंग वेव्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्गर द फिच यानी लॉन्गर द डिस्टेंस आपकी होगी, द मोर टाइम एंड स्पेस द विंड हैज टू ट्रांसफर एनर्जी टू द वाटर लीडिंग टू व्हाट लार्जर एंड मोर पावरफुल। और वहीं पे अगर आपकी शॉर्टर वेव होंगी तो आपकी शॉर्टर फिच होंगी तो क्या होगा, उसके बाद कम टाइम रहेगा, कम स्पेस रहेगा विंड टू क्रिएट ट्रांसफर एनर्जी, तो क्या होगी इससे आपकी जो विंड होंगी वो थोड़ी कम पावरफुल क्रिएट होंगी। ठीक है, आपकी जो फेज होती है इट इज क्रूशियल फैक्टर इन वेव फॉर्मेशन बिकॉज इट डिटरमाइन द पोटेंशियल साइज एंड एनर्जी ऑफ वेव जनरेटेड बाय अ गिवन विंड। ठीक है, इसके बाद हम आपका बेसिकली वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करते हैं, वेव वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर आपकी वेवलेंथ जो होगी वो क्या होगी, उसकी बीच की डिस्टेंस अगर आपकी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो लो होगी। कॉमन सी बात, सपोज ये आपकी एक पॉइंट हो गई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक पॉइंट में पर सेकेंड में इस पॉइंट से कितनी आपकी वेवलेंथ क्रॉस होगी, तब ये डिस्टेंस, सपोज आपकी ये डिस्टेंस क्या होगी, ये जब इतनी वेवलेंथ आपकी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अब यही मैं कहूँ कि ये आपकी वेवलेंथ जो है घट जाएगी तो इतने देर में क्या होगी आपकी इतनी वेव्स क्रॉस हो जाएंगी। तो ठीक है, वहीं यहाँ पे दे रखा है कि जैसे आपका वेवलेंथ बढ़ता है फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और जैसे आपका वेवलेंथ घटता है तो क्या होती है फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कहलाती हैं। ठीक, उसके बाद हम वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप समझें तो वेलोसिटी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ। ठीक, क्या होती है वेलोसिटी, होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ओनली व्हेन क्या, जब आपकी फ्रीक्वेंसी हो सेम रहे, यानी जब आपकी वेवलेंथ बढ़ती है तो वेव वेलोसिटी बढ़ती है, जब आपकी वेवलेंथ घटती है तो वेव वेलोसिटी घटती है। लेकिन ये तभी होगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी यानी यहाँ इस पॉइंट से आपकी चाहे ऐसी वो वेव या ऐसी वेव हो, वो एक टाइम पे उतने पॉइंट में उतनी वेव से गुजर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े तो द शॉर्टर वेवलेंथ मतलब क्या, दीज वेव डिके मोर रैपिडली एज व्हाट दे मूव लूजिंग एनर्जी फास्टर। और वहीं लॉन्गर वेवलेंथ तो हैं दीज कैन ट्रेवल अक्रॉस द ओशियन फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन मेंटेनिंग देयर एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़े तो अब हम समझते हैं सी वेव के मैकेनिज्म के बारे में। सपोज आपकी यहाँ से एक वेव आपकी क्या थी, एक विंड यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हुई। ठीक है, अब जब विंड आपसे फ्लो करना स्टार्ट हुई यहाँ से क्या की, ये आपका मान लो क्या था, एक मिनट मैं कलर इसका चेंज कर लूँ। ठीक है, ये आपका पूरा क्या था, एक वाटर था। अब क्या हुआ, यहाँ से विंड जब आपकी ब्लो करना स्टार्ट हुई तो क्या हुई, यहाँ से आपकी एक वेव उठना स्टार्ट हुई। विंड ने क्या किया, इसमें बेसिकली अपनी ट्रांसफर एनर्जी को इसमें ट्रांसफर करना शुरू कर लिया, तो क्या हुई वेव अपना स्टार्ट हुई। अब धीरे धीरे जब अब वेव अपना ऊपर पहुंची तो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए जब भी कोई चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, जब भी कोई चीज़ ऊपर जानी है तो वो नीचे भी आएगी, बिकॉज आपकी क्या होती है उस पर ग्रेविटी लगेगी। जब आपकी विंड ब्लो करती है तो क्या करेगी, वेव को ऊपर उठाएगी, और जैसे वेव आपकी ऊपर उठती है तो ग्रेविटी क्या करती है, इसको नीचे खींच लेती है। क्या करती है ग्रेविटी, इसको ऐसे नीचे खींच लेती है। और जब नीचे खींच लेगी, सपोज आपको कई बार आपने देखा हो कि जब वाटर में आप कई बार तेजी से कोई चीज़ फेंकते हो, सम टाइम व्हाट हैपन, वो बाउंस होकर अपना ऊपर आती फिर नीचे की तरफ डूब जाती है, अगर डूबने वाली चीज़ हुई तो वैसे ही वाटर क्या होगी, जब नीचे गिरेगी तेजी से ग्रेविटी नीचे खींचेगी तो क्या होगी, ये वाटर में क्या होगी बाउंस होगी। बाउंस होकर क्या करेगी, फिर आपके ऐसे ऊपर आएगी। अब जब थोड़ा सा ही जब ऊपर आएगी तो फिर क्या, हवा तो आपकी ब्लो कर रही होती है, हवा क्या करेगी फिर इसको फ्लो करके आगे की तरफ भा ले जाएगी, एंड देन अगेन आपकी ग्रेविटी नीचे करेगी। तो ऐसे आपकी क्या होती है, वेव आपकी बेसिकली बनती है, फॉर्म करती हैं। ठीक है, इसको हम स्लाइड के जरिए भी समझ लेते हैं। तो सी वेव्स आर व्हाट फॉर्म्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ विंड एंड ग्रेविटी। ठीक, एक मिनट, हाँ, तो विंड पुशेज व्हाट द सरफेस ऑफ वाटर क्रिएटिंग मूवमेंट इन द वाटर बॉडी, एंड उसके बाद क्या होता है आपका, ग्रेविटी देन एक्ट्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ दीज वेव्स पुलिंग देम डाउनवर्ड, यानी विंड व्हाट पुशेज देम एंड देन व्हाट ग्रेविटी व्हाट पुल्स देम डाउनवर्ड, and as gravity pull the crest downward the water bounces back causing the wave to rise upward again, and this process result in what, wave moving forward to a new position। ठीक, इसके बाद हाउएवर यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली ये है,
इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन सीज एंड ओशियन ओनली द फॉर्म ऑफ वेव मूव फॉरवर्ड। जैसा अभी मैं बताया था, वेव में क्या होता है, सिर्फ आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, वो क्या होती है, पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं वो नहीं मूव करते हैं। तो वही यहाँ पे दे रखा कि सी वेव में क्या होती है, ओनली द वेव मूव फॉरवर्ड, द वाटर व्हाट itself does not travel with the wave but stays roughly in the place। how it stays roughly in the place, एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्चुअल मोशन ऑफ वाटर होता है, वैसे तो आपको लगता होगा देखे कि पूरा वाटर आपका मूव करता है, बट इन एक्चुअली क्या होता है, वाटर जो होता है वो वहीं, सपोज आपकी एक वेव है तो वाटर क्या होती है, यही कैसे सर्कुलर फॉर्म में क्या होती है, मूव कर रही होती है, क्या होती है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में क्या होती है, यहीं पे क्या होती है, वाटर मूव कर रही होती है। ऑलराइट, ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको आप एक काम करिएगा, आप सी वेव्स या वेव्स डाल, सी वेव्स बेसिकली आप यूट्यूब पे एनिमेशन सर्च करिएगा, तो एनिमेशन आप एक दो देख लेंगे ना, तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखिए ये सब पॉइंट जो है, जब तक आप ठीक से विजुअलाइज नहीं करेंगे अपने माइंड के अंदर, तब तक आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएंगी। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, दिस मीन दैट वाटर पार्टिकल्स व्हाट मूव इन सर्कुलर पाथ रिटर्निंग टू नियरली द सेम प्लेस आफ्टर द वेव पासेज। ठीक है, तो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज कि आप वेव्स जो हैं ये सिर्फ आपके ऐसे मूव करती हैं, बट एक्चुअल वाटर जो होता है वही सर्कुलर में क्या होता है, मूव कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ सी वेव्स इन ओपन एंड शैलो वाटर। सो सी, ओपन सी में यानी जब आपकी सी गहरी होती है, सर्कुलर ऑर्बिट व्हाट मोशन ऑफ वाटर पार्टिकल डिक्रीजेज एज वी गो डीपर। मतलब होता क्या है, इसको मैं समझा दूं कि जब आपकी गहरी सी होती है, तो कह सकते हैं जब आपकी गहरी सी होती है तो क्या होता है, उसके ऊपर हिस्से में आपका जो इस सर्कुलर में घूम रही होती है वाटर, इसका ऑर्बिट जो होता है वो बड़ा होता है। यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज ऑल्सो कि यहाँ पे जो ऑर्बिट है वो बड़ा है। फिर जैसे जैसे क्या होते हैं, हम इसके सी फ्लोर की तरफ यानी बॉटम की तरफ जाते हैं, ये क्या होती है आपकी और छोटी हो जाती है, और क्या होती है आपकी छोटी हो जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी क्या होती है सैलो वाटर की तरफ बढ़ती है, यानी आपके लैंड की तरफ बढ़ती है, तो क्या होता है लैंड आपकी वहां पे सैलो हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ये सर्कुलर आपका होता है मोशन, ये लैंड की तरफ जाके आप क्या होता है एक तरफ हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाता है। ठीक है, अब मोशन क्या होता है कुछ इस तरीके का घूमने हो जाता है, या कह सकते हैं ऐसे ऐसे इनका मोशन होने लगता है। यानी आपकी गहरे वाटर में सर्कुलर होता है, लेकिन जब ये क्या होती है आपकी सैलो वाटर में पहुंचती है, तो उसका वाटर आपका क्या बेसिकली उसका मोशन जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन वाटर पार्टिकल रीचेज क्लोज टू द सी फ्लोर देयर मोशन शिफ्ट फ्रॉम सर्कुलर पार्ट टू अ मोर हॉरिजॉन्टल बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ऑलराइट, एंड एज वेव अप्रोचेस शैलो वाटर दे बिगिन टू लूज एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड डिस्टॉर्शन। जाहिर सी बात है कि अभी वेव है आपकी, अभी क्या कर यहाँ पे आपकी सपोज आपकी ये सी फ्लोर ऐसे जा रही है, तो जब आपकी वेव्स जो होगी यहाँ पे पहुंचेगी तो क्या होगा, यहाँ पे पानी तो आपका यहाँ तक है ना, पानी यहाँ तक है, और जब वेव यहाँ पे पहुंचेगी आपकी तो क्या होगा, ये इस फ्लोर से टकराएगी, फ्लोर से टकराएगी तो क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन एंड डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा विच कॉज्ड बाय द सी बॉटम। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होगा, वेव्स क्या होती है यहाँ पे अपना स्क्वीज होने लगती है इनटू स्मॉलर स्पेसेज लीडिंग टू व्हाट शॉर्टर वेवलेंथ। देयर हाइट वॉट इंक्रीज। अब जाहिर सी बात है जब ये स्क्वीज होगी तो इनकी जो हाइट होगी वो क्या होती है, वो आपकी इंक्रीज होती है एज दे बिकम कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर एरिया। ठीक, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड इवेंचुअली द वेव्स बिकम सो टॉल एंड स्टीप दैट दे कोलैप्स। इतनी वो क्या होती है टॉल स्टीप हो जाती हैं, इतनी नजदीक आ जाती हैं, क्या होती है वो आपस में कोलैप्स कर जाती हैं, और जहां पे वो कोलैप्स कर जाती है उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है, ब्रेकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को ब्रेकिंग कहा जाता है। और जिस पॉइंट पे क्या होती हैं वो बेसिकली कोलैप्स करती हैं, वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, बेसिकली यहाँ पे एक मिनट, वो आपका बेसिक वो कहलाता है आपका प्लंज लाइन कहलाता है। यानी जो प्रोसेस जब आपकी वो ब्रेक कर जाती है, कोलैप्स कर जाती हैं, वो ब्रेकिंग कहलाता है प्रोसेस। और जहां पे कोलैप्स करती हूँ वो एरिया आपका वो लाइन क्या कहलाता है, प्लंज लाइन कहलाता है। ठीक, नाउ मूविंग फॉरवर्ड व्हाट हैपेंस इज दैट आफ्टर ब्रेकिंग द टर्बुलेंट वाटर that rushes up the shore and after the wave break is called swash of or the breaker। तो सपोज आपकी एक वेव थी, अब यहाँ पे क्या हुई आपकी शैलो वाटर में पहुंची तो क्या हुई, आप कोलैप्स कर गई, कोलैप्स करने के बाद क्या यहाँ प्लंज लाइन बन गया, ये प्रोसेस आपका ब्रेकिंग कह रहा है। इसके बाद क्या होता है, वाटर आपका सिंपल ऐसे मूव करता है, बहुत तेजी से टर्बुलेंट स्पीड में क्या होता है वाटर आपका मूव करता है, और ये आपका क्या कहलाता है, बेसिकली स्वैश कहलाता है या फिर ब्रेकर कहा जाता है। ठीक, एंड आफ्टर रीचिंग स्लोपिंग बीच, अब इसके बाद क्या होता है, इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ आपको। ठीक है,
तो आपकी ये गहरा पानी था, गहरे पानी से क्या होती है धीरे धीरे जब शैलो वाटर की तरफ पहुँचती बढ़ती है तो क्या होती है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होने लगता है इसका, धीरे धीरे पहुँचती है तो क्या होती है प्लंज लाइन सपोज आपकी यहाँ थी तो क्या होती है कोलैप्स कर जाती है, कोलैप्स करने के बाद यहाँ से जो वाटर होता है ये क्या आपका सर्फ कहलाता है। अब सर्फ होने के बाद ये देख रहे हैं क्या ये जो इसका स्लोप है ये ऊपर की तरफ है, जब पानी यहाँ जाता है तो वापस भी तो जरूर आएगा, और जो वापस आता है तो वापस बेसिकली आपका यही ऊपर से नहीं आता है, वापस जब ये वाटर आता है बेसिकली कैसे आता है, एक मिनट मैं इसको जूम करके समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब जब वाटर जो है वापस आता है वो क्या होता है, कहाँ गए, हाँ वाटर जो होता है वो आपका बेसिकली यहाँ से ये आपका ये वाटर गया ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे वापस आता है। ठीक, क्या होता है ऐसे वापस आता है, तो ये जो वापस आता है ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है बैक वॉश कहलाता है। यानी आफ्टर रीचिंग द स्लोप बीच दिस वाटर रिटर्न टू द सी एज बैक वॉश। यानी सपोज आपका ये था इधर आई, फिर अब स्टिप हुई, स्टिप होने के बाद कोलैप्स करके ये वाटर ऐसे गई। अब वाटर जो होगा क्योंकि इधर से तो आपको बार बार विंड वेव आपका आ ही रहा होगा तो वाटर इधर से वापस जा नहीं पाएगा, वाटर क्या होता है आपका इधर से वापस चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाती है तो क्या करती है, यहाँ सपोज कोई लैंडफॉर्म होगा तो यहाँ पे इरोजन करती है और इसको इरोड करके इस मटेरियल को जब बैकवाश में आती है तो क्या करती है यहाँ डिपोजिट करती है, यहाँ आपका डिपोजिशन टाइप का लैंडफॉर्म बनता है, आपका क्या बनता है इरोजन टाइप का लैंडफॉर्म बनता है। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, जैसे मैंने बताया क्या इधर से जाती है बैकवाश जो आता है आपका नीचे की तरफ से आता है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सी वेव्स के बारे में। तो देखिए क्लासिफिकेशन वैसे बुक के अंदर आपका बहुत घुमा के दे रखा है और ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, पर उतनी डिटेल हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, बस आप इतना जान लीजिए कि इनका क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरीके से किया गया है, एक उनके डेप्थ के आधार पर और एक क्या है उनके जियोमॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के आधार पर। डेप्थ के आधार पर एक आपकी ऑक्सीलरेटरी वेव हो गई, एक आपकी क्या हो गई ट्रांसलेटरी वेव हो गई। ऑक्सीलरेटरी वेव मतलब क्या, ये डीप वाटर में पाई जा रही है जो आपकी ऐसे वेव्स होंगी। ट्रांसलेटरी मतलब वेव्स इन शैलो वाटर जो आपकी कुछ इस तरीके का इनका मोशन होगा। ठीक, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के आधार पर एक आपकी कंस्ट्रक्टिव वेव हो जाती है, आपकी डिस्ट्रक्टिव वेव हो जाती है। नाम से पता चल रहा हो क्या, कंस्ट्रक्टिव वेव यानी ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी लो फ्रीक्वेंसी वेव दैट बिल्ड अप बीचेज बाय डिपोजिशन मटेरियल एज दे हैव वेकर बैकवॉश। और वही डिस्ट्रक्टिव वेव यानी हाई फ्रीक्वेंसी वेव दैट इरोडेड बीचेज बाय रिमूविंग मटेरियल विद अ स्ट्रॉन्ग बैकवॉश। ऑलराइट, बस अब इतना जान के इनके बारे में जान के रखिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आपका एक और टर्म आता है वेव रिफ्रैक्शन। तो वेव रिफ्रैक्शन होता क्या है कि सपोज आपका क्या था, दिस वॉज योर बीच एरिया। ठीक है, तो व्हाट हैपन सम टाइम कि आपका एयर जो है कई बार ऐसे फ्लो ना करके आप ऐसे फ्लो करती है, तो ऐसे फ्लो करेगी तो वाटर क्या होगी आपकी बेसिकली इस तरह से जाएगी। ठीक है, इस तरह से इनका मूवमेंट होगा। जब ये इसकी तरफ पहुंचती है तो क्या होता है बीच की तरफ जब पहुंचते हैं तो क्या होता है, अब ऐसे वाटर मान लो टकराएगी आके, क्या होगा जब इस टकराएंगे तो अपना एंगल डायरेक्शन क्या होती है ये चेंज कर लेती हैं। क्या होता है ये अपना एंगल डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लेती हैं, तो ये चेंज जब ये कर लेती हैं ये पे क्या कहलाता है वेव रिफ्रैक्शन कहलाता है। और चेंज करके क्या करती हैं वेव आपकी इस तरीके से क्या होती है इस डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं, और वो क्या कहलाता है आपका लॉन्ग शोर करंट कहलाता है। ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। यानी एक मिनट, यानी वेव रिफ्रैक्शन ऑकर्स wave with when wave approach the coastline at an angle, and as wave enter shallow water near the shore they slow down causing the wave front to bend and align more parallel to the shore. This bending effect is known as refraction। जो बेंडिंग होता है वो आपका क्या कहलाता है रिफ्रैक्शन कहलाता है, और बेंडिंग होने के बाद जो वाटर आपकी फ्लो करती है वो क्या कहलाती है आपकी लॉन्ग शोर करंट या लिटोरल करंट कहलाती है। ठीक, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक हमारा एजेंट्स ऑफ कोस्टल इरोजन जो है क्लियर होता है। ठीक है, तो अब हम जो है आपका बेसिकली 3 मिनट का स्मॉल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप भी लोग ब्रेक ले लीजिए 3 मिनट का, वैसे तो मैं ब्रेक वाला वीडियो जो टाइम होगा वो मैं कट करके आपको हटा दूंगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट आपका सी कोस्ट एंड सी शोर क्या होते हैं। तो देखिए although sea coast and sea shore are often used interchangeably they have distinct geomorphological meaning। जैसे सी शोर जो है इट रिप्रेजेंट द जोन ऑफ लैंड बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर। जब आप टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें या आपने पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा कि हाई टाइड के दौरान क्या होता है कि आपकी वाटर की जो लेवल है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, और लो टाइड के दौरान क्या होता है कि वाटर का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है।
तो ये जो आपका हाई टाइड और लो टाइड के एरिया के बीच का जो जोन होता है ये क्या कहलाता है, सी शोर कहलाता है। क्योंकि ये एक और चीज यहाँ पे कि हाई टाइड में भी आप डिफरेंसेज होती है। एक बार क्या होता है हाई टाइड में एक पॉइंट होता है क्या कि उस दौरान क्या होता है कि आपकी जो टाइड होती है वो मैक्सिमम अपने हाई पॉइंट पहुंच जाती है। पर नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हाई टाइड आपका जनरली यहीं तक होती है। बट आपके कुछ दिन पे क्या होती है, आप हर 15 दिन पे जब मून जो हो वो सन के एकदम यहाँ पे आ जाता है तो क्या होता है, ये हाई टाइड का पॉइंट और ऊपर चला जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मल केस पे यहाँ होता है, लेकिन क्या होता है जब आपकी सन मून ऐसे इस डायरेक्शन पे आ जाते हैं अर्थ के, तो वो क्या होता है और ऊपर चला जाता है, वो आपका और हाई टाइड हो जाता है। ठीक है, उससे नीप और स्प्रिंग का डिफरेंस जो होता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हाई पॉइंट और इसके जो सबसे लो टाइड होता है उसके बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, आपका सी शोर कहलाता है। यानी इस केस में आपका ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, बेसिकली सी शोर या शोर होता है। ऑलराइट, और वहीं पे अगर मैं कोस्ट की बात करूं, सी कोस्ट की, तो इट रिफर्स टू लैंड जोन इमीडिएटली बिहाइंड द क्लिफ इन पासिंग द ब्रोडर कोस्टल रीजन। यानी सी कोस्ट क्या है, ये आपकी क्लिफ जो है इसके पीछे का जो एरिया होता है, यानी ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कोस्ट होता है, सी कोस्ट होता है। ठीक, तो ये आप डिफरेंसेस समझे शोर और कोस्ट के बारे में। अब जो कोस्ट है शोर के को बेसिकली कुछ जोन में डिवाइड किया गया है। पहला जोन क्या होता है आपका, फोर शोर होता है। फोर शोर क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम लो टाइड वाटर मार्क टू हाई टाइड मार्क। ये वो लो टाइड वाटर और हाई टाइड वाटर के मार्क की बात कर रहा है जो आपकी नॉर्मल हर दिन नॉर्मल डे पे रहते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने टाइड के बारे में पढ़ रखा होगा उनको जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, तो ये क्या होते हैं, फोर शोर वो हाई टाइड लो टाइड के बीच का जो एरिया होता है उसके बीच में होते हैं। फिर जब उसके राइट साइड में आते हैं तो ये बेसिकली हाई टाइड और जो आपका मैक्सिमम पॉइंट जब कुछ दिन 15 दिन पर जो पहुंचता है वो एरिया जो होता है आपका बैक शोर कहलाता है। या कभी कभी जब आपके तूफान वगैरह आते हैं, कई बार क्या होता है वाटर आपको और उधर पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो जो एरिया होता है आपका बैक शोर कहलाता है। नहीं, बैक शोर जो है वो हमेशा आपका क्या होता है, कह सकते हैं कि वाटर में नहीं डूबा रहता है। ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है बैक शोर आपको वाटर में डूबा रहता है। ठीक, उसके बाद मोर शोर के शोर के अगर लेफ्ट साइड हम जाएं तो आता है क्या आपका ऑफशोर। ऑफशोर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द जोन ऑफ सैलो बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो क्या होता है, सोल सैलो वाटर जोन को रिप्रेजेंट करता है आपकी द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, इट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द फोर शोर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल स्लोपिंग स्लिप फोर। ये जो कह सकते हैं ये पूरा एरिया होता है ऑफशोर का, ये हमेशा वाटर में डूबा होता है। ठीक, ये आपका फोर शोर भी होता है, ये भी चेंज होता रहता है हाई टाइड से लो टाइड के दौरान। और जो बैक शोर हो, ये जो एकदम मैक्सिमम हाई टाइड हो जाता है तब ये डूबता है, या कह सकते हैं आप ही जब तूफान वगैरह आती है तब ये आपके डूबते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके कुछ एरिया। और वहीं पे आपकी कोस्ट लाइन एक और टर्म दे रखा है, तो इट रिप्रेजेंट द क्लिफ लाइन। ये आपका जो क्लिफ लाइन है ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, ये वाला एरिया। एक मिनट में इसको सबको पहले एरिया कर दूं। ये वाला जो आपका एरिया होता है ये आपका क्लिफ लाइन होता है या कोस्ट लाइन कह सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, तो हमने बेसिकली सी कोस्ट एंड सी शोर के बारे में देख लिया। अब हम समझते हैं द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म ऑफ मराइन इरोजन। ठीक है, तो द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म मराइन इरोजन यानी कि कैसे होता है। सी व्हेन सी वेव्स ब्रेक एट द प्लंज लाइन। प्लंज लाइन क्या होता है, सपोज आपकी ये वेव फ्लो कर रही हो, बाद में जाके नैरो वाटर में क्या होती है ये आपकी स्टिफ हो जाती है और नजदीक आ जाती है, और एक क्या होती है एक जगह जाके बेसिकली कोलैप्स कर जाती है आपस में। और वहाँ क्या होती है वो अभी बेसिकली कह सकते हैं ब्रेक हो जाती है, तो वो जहाँ पे ब्रेक होती है वो आपकी प्लंज लाइन कहलाती है। तो when sea waves break at plunge line, the potential energy stored in waves is converted into what? Kinetic energy. The resultant breaker swash और सर्फ current, इसके आगे का जो एरिया वाटर मूव करता है आपका स्वेश कहलाता है। ठीक, then strike the coastal land with tremendous force eroding the what? Geomaterial in different ways. पहला जो तरीका वो आपका होता है एब्रेजन और कोरेजन। एब्रेजन क्या होता है कि basically the waves armed with rock debris of all sizes and shape charge against the base of the cliff and veer them back by this process. Suppose आपका क्या था, ये आपका एक लैंड था। ठीक है, अब ये क्या थी, वाटर। तो वाटर क्या होता है, सी जो थी इसमें क्या होता है कि कई बार आपके छोटे छोटे रॉक्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। ठीक है, तो जब ये रॉक्स या डेब्रिस जो होते हैं जब इससे टकराते हैं ये सब रॉक्स डेब्रिस, तो यहाँ पे क्या करते हैं इरोजन करते हैं। और यही आपका क्या, ये जो इरोजन करते हैं ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है,
अब्रेजन या कोरेजन कहलाता है। फिर आता है आपका हाइड्रोलिक एक्शन, तो वेव फोर्स वाटर एंड एयर इनटू क्रैक इन द रॉक कंप्रेसिंग द एयर एंड व्हेन द वेव रिट्रीट द एयर एक्सपेंड एक्सप्लोजिवली वीकनिंग द क्रैक्स एंड कॉजिंग द रॉक टू ब्रेक। तो एक तरह से इसको कह सकते हो कि वाटर की फोर्स से जब आपकी क्या हो इरोजन हो जाए, या कई बार जो इनमें क्रैक जनरेट होते हैं, क्या होते हैं वाटर जब इसके अंदर जाती है तो जो एयर होता है इसके अंदर लेके चली जाती है, राइट। जब अंदर जाती है तो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। जब वाटर बाहर आती है तो क्या होती है, बेसिकली आप फिर से सिकुड़ जाती है। तो इसके इस एक्सपेंड सिकुड़ने की वजह से जो आपका प्रोसेस होता है आपका हाइड्रोलिक एक्शन कहलाता है। फिर आता है आपका क्या, एट्रिशन। तो एट्रिशन क्या हो गया कि सपोज आपके ये बोल्डर्स हैं सी वेस्ट के अंदर, ये बोल्डर्स हुआ आपके इरोड होने के बाद आपस में ही कोलैप्स करके क्या हो, इरोजन करने लगे और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, तो ये आपका एट्रिशन कहलाता है। ठीक, और लास्ट में आता है क्या, कोरोजन और व्हाट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, सपोज आपकी ये एक एरिया था, ये आपका क्या था, सॉफ्ट रॉक से बना हुआ था, ठीक ठीक, और बाकी जो एरिया था आपका क्या था, वो हार्ड रॉक से बना हुआ था। तो विंड आपके सी वेव सपोज इधर से जब जाएंगी तो क्या करती है, सॉफ्ट रॉक एरिया जनरली आपका मतलब क्या होगा कि कार्बोनेट रॉक का एरिया या लाइमस्टोन वाला जो एरिया होगा, तो टकराएंगे तो क्या होंगी, इसको बेसिकली अपने में मिला लेंगी, सॉल्यूट कर लेंगे, घुला लेंगे, और घुला क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को एक लैंडफॉर्म क्रिएट कर देंगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होती है आपकी कोरोजन या सॉल्यूशन, ये आपका हो गया प्रोसेस। ठीक है, ये ओवरऑल प्रोसेस है जिसके द्वारा बेसिकली अलग अलग तरीके से जो है आपकी इरोजन होती है। और बिसाइड हाइड्रोलिक एक्शन, अब्रेजन एंड कोरेजन, कोस्टल रॉक्स आर आल्सो वीकेंड एंड डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू अल्टरनेट प्रोसेस ऑफ वेटिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, अल्टरनेट फ्रीज एंड थॉ एक्शन, इन सब के बारे में जब हम वेदरिंग पढ़ रहे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था। ओवरऑल कह सकते हैं रॉक की वीकनिंग होने की वजह से भी क्या होती है, और उसके बाद होता है, ठीक है, इरोजन। वीक होकर रॉक टूट गई, वेदर्ड हो गए, ठीक है, उससे जो वो भी आपका एक प्रोसेस होता है। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कोस्टल इरोजन। तो इसको जो है आप एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में बुक से कन्वर्ट कर दिया है, बिकॉज अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपके पढ़ने से ज्यादा समय मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करने में लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आसान भाषा में लिख रखा है तो आप जल्दी पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं आपका बेसिकली इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में। तो देखिए, इरोजन लैंडफॉर्म में बेसिकली हम सबसे पहले सी क्लिप के बारे में पढ़ेंगे, देन वेव कट प्लेटफॉर्म, देन सी केप के बारे में पढ़ेंगे, ब्लो होल्स, स्टैक और स्टम्प, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक चीज और, हम जो है जैसे आप बुक जब ओपन करेंगे क्लिप के बारे में तो उसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में दे रखा होगा, क्या होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लिप कई तरह के दे रखे हैं, रेजिस्टेंट क्लिप हो गए, कंपोजिट हो गए, कॉम्प्लेक्स क्लिप हो गए, तो इनके बारे में मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला। वाई, बिकॉज इतने डिटेल में आपसे बेसिकली, चाहे आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम हो गया, ठीक है, चाहे आप CUT PG का ही भले एग्जाम दे रहे हो, इतने डिटेल में नहीं पूछेगा। सपोज आपका ग्रेजुएशन में रिटन एग्जाम आपका हो रहा हो तो रिटन एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कोस्टल लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, या आपके क्लिप क्या होते हैं, बस ज्यादा ज्यादा कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में, या अगर आप MCQ दे रहे होंगे तो क्लिप वगैरह इतने डिटेल में ही जाएगा, उससे ज्यादा डिटेल में CUT PG या ग्रेजुएशन एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे रिकमेंड करूंगा, इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो यू कैन स्टडी बाय इट योर सेल्फ। ठीक है, तो हम समझते हैं सी क्लिप क्या होता है। तो सी क्लिप इज बेसिकली स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, यानी कोई भी बहुत एक खड़ी ढलान की जो सी किनारे पाई जा रही हो, एक कोई लैंडफॉर्म आपकी सी क्लिप होती है। ये बनती कैसे है, सपोज मान लो ये आपका एक लैंड एरिया था, ये पूरा माउंटेन से बना हुआ था। तो नाउ व्हाट हैपन, जो आपकी सी वेव्स जो होंगी यहाँ से ऐसे ऐसे आग टकराएंगी, इससे क्या होंगी, ये इसको इरोड करना स्टार्ट कर देंगी। इरोड करते 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 क्या करेंगी, एक तरह का ये वर्टिकल क्लिप क्रिएट कर देंगी, और यही वर्टिकल क्लिप क्या होता है, आपका सी क्लिप कहलाता है। ठीक है, यानी द फॉर्मेशन ऑफ सी क्लिप बिगिंस विद द इरोजन ऑफ कोस्टल रॉक थ्रू हाइड्रोलिक एक्शन एंड अब्रेजन कॉज्ड बाय ब्रेकर वेव। ठीक है, दिस इनिशियल इरोजन क्रिएट्स अ नॉच एट द बेस ऑफ द क्लिप। नॉच क्या होता है, इसको हम अगले स्लाइड में समझते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, एक क्लिप हो गई। क्लिप मैंने बताया कि माउंटेन है, माउंटेन को इरोड करते करते क्या हुई, ये वर्टिकल एक क्लिप क्रिएट कर देती है। अब क्या होता है कि ये आपकी जब हाई टाइड, मान लो लो टाइड में वाटर यहीं तक आता है, हाई टाइड में यहाँ तक पहुंचता है, तो हाई टाइड जब आपका आता है तो क्या होता है, ये वाटर और इरोड करना, वेव जब बहती है तो इरोड करके कुछ इस तरीके का क्या होती है, लैंडफॉर्म क्रिएट करती है, जिसे बेसिकली नॉच कहा जाता है। और जब नॉच क्रिएट होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि ये जो एरिया है बेसिकली आपका नॉच में,
ये इसका जो बेस है, ये जो आपका पूरा एरिया है ये इस पे टिका हुआ था, जब इसका बेस ही हट जाएगा तो इतना जो एरिया आपका होगा ये क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे कोलैप्स करते करते क्या होती है, एपिसी क्लिप पीछे आती है, जिसे बेसिकली क्या कहा जाता है, क्लिप रिसेशन कहा जाता है। ये भी आपका एक प्रोसेस होता है क्लिप रिसेशन का। ठीक है, क्या होता है, क्लिप रिसेशन होता है, यानी ये आपकी क्या हुई, आपकी क्लिप थी ये, यहाँ पे सी वेव्स हाई टाइड के दौरान आई, नॉर्मल पे क्या होती है, यहाँ रहती है, यानी वाटर आपका यहाँ होता है, हाई टाइड में क्या होता है, वाटर आपका यहाँ आ जाता है। जो वाटर वेव आपकी जब बही तो क्या की इसने यहाँ पे एक ऐसा इरोजन किया कि इरोजन करते करते यहाँ पे, और जब इरोजन की तो ये पूरा आपका ये इतना एरिया था, ये तो अपने इस पे टिका हुआ था ना, जब ये एरिया ये आपका हट जाए तो क्या होगा, पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स कर क्या होगा, ये आपका यहाँ पे बेसिकली फॉर्म हो जाएगा और ये एरिया पूरा तरह से क्या होगा, गायब हो जाएगा, यानी सी क्लिप क्या होगा आपका पीछे की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब जब ये गायब हो जाएगा तो ये जो पूरा एरिया कोलैप्स करेगा, ये कहीं ना कहीं गिर के यहीं पे आपको कोलैप्स करेगा ना, जहाँ कोलैप्स करके जब ये एक लैंड फॉर्म क्रिएट करता है एक अलग टाइप का, वो क्या कहलाता है, वो अगले साइड में समझते हैं। वो बेसिकली कहलाता है कि आपका वेव कट प्लेटफॉर्म, यानी दीज आर रॉक कट फ्लैट सर्फेसेज इन फ्रंट ऑफ अ क्लिप आर कॉल्ड वेव कट प्लेटफॉर्म और नॉट सिंपली फोर प्लेटफॉर्म। यानी आपका क्लिप, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि क्लिप आपकी जो थी कभी यहाँ पे रही होगी। ठीक है, क्लिप जो थी कभी आपकी क्या थी, यहाँ पे रही होगी। ठीक है, अब क्या हुआ होगा कि जब आपकी वेव्स हाई टाइड के दौरान ऊपर आई होंगी कि इसको इरोड करते 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 नॉच बना के गिरते 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 पूरा एरिया क्या करेगी, खाली कर दी होगी। अब खाली करते हुए खाली करेगी तो ये आपका जो गिर रहा होगा ना, ये जब आपके नॉच जो ये आपका जो था, ये गिर के आखिर यही ना जम रहा होगा, ये जम के क्या करती है, आपकी वेव कट प्लेटफॉर्म बनाती है। ठीक, इसके बाद आता है कि आपका सी केप। सी केप इज बेसिकली हॉलो एक्जिवेटेड बाई वेव्स इन अ जोन ऑफ वीकनेस ऑन अ क्लिप। सपोज आपका ये आपका एक सी क्लिप था, अब यहाँ पे ये एरिया क्या था आपका, सॉफ्ट रॉक से क्रिएट था और बाकी आपका सब हार्ड रॉक से क्रिएट था। जो आपकी ये क्या थी, यहाँ से आपकी वेव्स आपकी इधर से बहना स्टार्ट की, जब आपकी वेव्स भी बहना स्टार्ट की, जब इस पे सॉफ्ट रॉक पे टकराए तो क्या की, इसको इरोड की, इरोड करते करते आपका क्या की, कुछ इस तरह का एक केप टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दी, ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दी हॉलो टाइप का, और यही आपका क्या कहलाया, सी केप कहलाया। यानी सी केप यूजली पॉइंट, ये कहाँ फॉर्म होते हैं, दे फॉर्म एट पॉइंट ऑफ जियोलॉजिकल वीकनेस सच एज व्हाट, बेडिंग प्लेन ज्वाइंट और फॉल्ट इन द रीजन ऑफ कार्बोनेट रॉक लाइमस्टोन। ठीक है, बिकॉज दीज आर इरोडेड मोर बाय सॉल्यूशन प्रोसेस, यानी इस इमेज में देख सकते हैं आप। ठीक है, वेदरिंग बाय सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ एंड वेव एक्शन अंडरकट द क्लिप सी और हेडलैंड फॉर्मिंग अ नॉच एट द बेस ऑफ द क्लिप। ठीक है, नॉच आप क्रिएट हुई, कई बार क्या होता है नॉच आपकी कई बार गिरे ना तो क्या हो, केप में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आपका अगला आता है ब्लो होल्स। तो ब्लो होल्स क्या होते हैं, समटाइम्स द एयर इन द केव इज compressed by uprushing powerful storm wave and finding no other route to escape its break open the roof of the cave and appear with great force making unique whistling. Such holes are called natural chimneys and groove blowholes। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि सपोज आपका एक एरिया था, यहाँ पे आपकी एक क्रैक जनरेट थी, अब क्या हुआ, वाटर आपकी जब यहाँ पे आई, इस फोर्स से आई क्रिएट, तो इसके अंदर जब वाटर आपकी गई इस क्रैक के अंदर, तो क्या हुआ, विंड भी अपने साथ ले गई। अब जब विंड इसके अपने साथ ले गई तो विंड को क्या हुआ, विंड को कहीं ना कहीं जगह चाहिए, यहाँ प्रेशर क्रिएट हुआ। अब विंड इधर से तो बाहर निकल नहीं पाई क्योंकि यहाँ से वाटर आपका लगता आ रहा है। अब क्या करेगी विंड, इस ऊपर के एरिया को ब्लो करके इधर से आप ब्लो कर देगी, और फिर वाटर क्या होगा, और आपका इधर से क्या होगा, फ्लो करके निकलना शुरू कर देगा। तो ये क्या कहलाती है, आपकी ब्लो होल्स कहलाती है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड आपका आता है पांचवा, स्टैक। तो स्टैक क्या होते हैं, सपोज इसको मैं एक समझा देता हूँ कि, एक मिनट, ये आपकी सपोज एक एरिया था, अब यहाँ पे क्या था, आपके एक क्लिप क्रिएट हुई थी, आपकी केव क्रिएट हुई थी। अब कई बार क्या होता है, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ, एक मिनट, एक और टॉपिक मैं आपको समझाना भूल गया था इसमें, कि सपोज आपका एक ऐसा लैंडफॉर्म था, यहाँ पे आपकी एक केव क्रिएट हुई इधर से आपकी। अब कई बार क्या होता है कि ये रोड करते 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 क्या होता है, पीछे भी जाके यहाँ से वो पूरा ओपन एरिया था, तो जब आपकी दो तरफ से केव क्या ओपनिंग हो जाए, इसके पीछे एरिया क्या हो, इरोड हो जाए, ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका नेचुरल आर्क कहलाता है। ठीक है, इसको मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने नोट कर लीजिएगा, ये क्या कहलाता है, नेचुरल आर्क कहलाता है। अब क्या होता है, सपोज ये आपका था एरिया, अब नेचुरल आर्क क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, इतना जो एरिया था इसका रूप जो था, ये बेसिकली क्या हुआ,
कोलैप्स कर गया। ठीक है, सपोज आपका जो यहाँ से केव क्रिएट था, ठीक है, ये क्या हुआ, इतना एरिया क्या हुआ, कोलैप्स कर गया, और ये आपका बाकी एरिया ऐसे रहा, ये आपका लैंडफॉर्म इधर इतना बचा रहा। तो ये बेसिकली आपका क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है, यानी इसको इस तरह के समझते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका स्टैक कहलाता है। ना स्टैक इज स्टीप एंड ऑब्टेन वर्टिकल कॉलम ऑफ रॉक इन सी नियर अ कोस्ट formed by what, wave erosion. It is formed when what, natural arc is collapsed. It is also called chimney rock, needles, columns, pillars या स्कैरेज। ठीक, स्टैक का फॉर्मेशन समझ लिया। अब कई बार क्या होता है, ये स्टैक भी एकदम इरोड करके एक छोटा सा बस एरिया बन जाती है। तो जब ऐसा होता है तो बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी स्टंप कहलाती है। यानी पहले आपकी क्या थी एक, और केव वाला जो मैंने आर्क वाला बताया ना, मैं एक बात बताना भूल गया, ये बेसिकली हेडलैंड में क्रिएट होती है। ठीक है, नॉर्मल अगर ऐसे केव रहेगा तो यहाँ तो क्रिएट नहीं होगी। हेडलैंड क्या होता है, सपोज इसका मैं ऊपर से बताऊं तो आपका कुछ इस तरीके का क्या होता है लैंड एरिया। हेडलैंड बेसिकली आपका इधर बाहर निकला होता है। ठीक है, इस बुक में इसको समझाया नहीं था तो मैंने इंक्लूड नहीं किया लेक्चर के अंदर। तो जब यहाँ से आके सपोज एक केव इधर क्रिएट हुई थी, एक केव इधर क्रिएट हुई थी, तो क्या होगा, अब ये इतना टूट के जब ये अलग हो गया तो क्या कहलाया, आपका स्टैक कहलाया, और स्टैक करके फिर छोटा और हो गया तो स्टम्प कहलाया। ऑल राइट, यानी केव से केव्स के बाद आपका अगर हेडलैंड में केव क्रिएट हुआ है तो क्या कहलाया, उससे इरोड होते होते आपका आर्क बना, आर्क से आपका स्टैक बना, स्टैक से आपकी स्टम्प बनी। ऑलराइट, तो ये हो गया आपकी इरोजनल लैंडफॉर्म। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशनल वर्क की। ट्रांसपोर्टेशनल वर्क में जैसे मैंने बताया था क्या होता है कि जब आपकी इरोजन करती है, यानी इट इज ए यूनिक रोल इन ट्रांसपोर्टिंग इरोडेड मटेरियल क्रिएटिंग अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सेडिमेंट अलोंग द कोस्ट। ठीक है, तो होता क्या है, एज वेव्स क्रैश इनटू द शोर दे पिक अप मटेरियल लाइक सैंड, सिल्ट, ग्रेवल्स एंड पेबल्स, एंड व्हाट हैपन, जो आपकी बैकवॉश करंट होती है, they carry this material away from the coast moving them backward towards the sea। ठीक है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन आपका इस तरीके का होता है। however when the next set of operating breaker wave or surf current arrive, they bring this material back to the shore creating a back and forth movement between the coast and the sea। फिर आपका आता है when wave approaches the coast at an angle they generate longshore current। longshore current क्या हो गया कि इधर से आपकी एंगल आ रही हो, इधर टकराई, फिर आपकी क्या हुई, इधर से करंट आपकी इधर पैदा हो गई। दिस करंट मूव पैरेलल टू द शोर लाइन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल अलोंग द कोस्ट रेदर देन जस्ट व्हाट, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट। ठीक है, तो सिंपल आपका क्या होगा, एक तरीका ये हो गया कि आपकी ये एरिया था, इधर से आपकी करंट फ्लो गई, करंट फ्लो करते करते यहाँ पे रुक गई। अब यहाँ से क्या हुई, इरोड करके जब वापस गई तो ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल कर गई, यहाँ ले गई। अब फिर आपकी ये पहला ट्रांसपोर्टेशन वर्क हो गया। अब फिर आप कई बार क्या बहुत तेजी से स्वेस करंट आई तो क्या कि फिर इसको उठा के फिर इधर लेते गए, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा क्या हो गया कि सपोज आपकी इधर से इरोड हुई, ये इरोड करके क्या हुई, इधर को ट्रांसपोर्ट करके लॉन्ग शोर करंट में इसको इधर बाहर ले गई, तो तीसरा आपका ट्रांसपोर्टेशनल वर्क हो गया। ठीक है, तो दिस बैलेंस बिटवीन द मटेरियल ब्रॉट टू द शोर बाय द वेव एंड दोज टेकन अवे बाय बैक वेव्स क्रिएट अ स्टेट नोन एज प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो आपका इधर आना फिर इसका इधर जाना, ये आपका क्या कहलाता है, प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, इसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली आप लैंडफॉर्म पे ज़्यादा अपना फोकस रखो। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में। तो सी, पहला आता है आपका क्या, बीचेज। तो बीचेज इज अ लॉन्ग नैरो एरिया, एंड सपोज बीचेज क्या है आपकी, बेसिकली दीज आर व्हाट, लॉन्ग नैरो एरिया, ये आपकी सी हो गई, ये आपकी क्या हुई, बीच हो गई। दीज आर व्हाट, लॉन्ग नैरो एरिया along the coast where material like sand, pebbles and gravel are deposited depending on the type of material। a beach can be sandy or made of pebble। तो सपोज आपका क्या था, एक ये एरिया था। अब यहाँ पे जब सी इधर फ्लो कर रही थी तो इसने क्या किया, इस सैंड ला के कहीं से डिपोजिशन मटेरियल ला के यहाँ पे डिपोजिट करना शुरू की। डिपोजिट करते करते कुछ आपका इस तरह का स्ट्रक्चर बनाई जहाँ जो पूरा आपका सैंड से बना हुआ था, या कह सकते हैं आपका पेबल से बना हुआ था। जो आपका पेबल से बना था वो पेबल्स बीचेज कहलाती है, जो सैंड से बना था वो आपकी सैंडी बीचेज कहलाती है। ठीक है, दिस इज हाउ व्हाट योर बीचेज फॉर्म। तो दुनिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट बीच है इन द वर्ल्ड, ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है, जिसका नाम है प्राया द कसिनो इन बीच। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको बेसिकली यहाँ पाई जाती है। और दूसरा जो लॉन्गेस्ट बीच है वो अपने इंडिया में पाया जाता है, जो आपकी मरंगिया बीच है, कहाँ पाई जाती है, चेन्नई में पाई जाती है। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैंने फॉर्मेशन को बता दिया। अब आता है कि आपकी बार्स, बैरियर एंड स्पीड। सपोज आपका क्या था, ये बीच था। ठीक है, समटाइम व्हाट हैपन इज दैट ये बीच के पैरेलल कुछ आपकी क्या होती है, डिपोजिशन होना स्टार्ट कर देती है। बीच के पैरेलल क्या होती है आपकी
डिपोजिशन स्टार्ट होना शुरू कर देती हैं और डिपोजिट होकर लैंडफॉर्म क्रिएट करती हैं, जो क्या कहलाती है आपकी बेसिकली, इसको कह सकते हैं आप ऑफशोर, क्या कहलाती हैं, ऑफशोर बार कहलाती हैं। और जब यही बार आपकी सपोज ये और बड़ी हो जाती हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाती है आपकी, कन्वर्ट हो जाती है बैरियर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इनके डिफरेंसेज में बस इतना जान कर रखो कि बार छोटे होते हैं और पैरेलल होते हैं बीच के, और बैरियर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली बार से थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है कि आपका स्पीड। तो क्या होता है कि सपोज आपकी ये बीच थी, अब ये एरिया क्या हुआ, ये जाके एक बीच में एक तरफ से ज्वाइन कर गया, ये क्या हुआ एक तरफ से जाके बीच में ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका जो लैंड फॉर्म बनता है ये क्या हुआ, ये आपकी स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी स्पीड कहलाती है। यानी if the bars are formed in such way that they are parallel to the coast but are not attached to the land, they are called offshore or longshore bars. But if the sandbars are formed in such a way that their one end is attached to the land while the other end projects or opens out toward the sea, they are called what, its spits. ठीक, इसके बाद आपका आता है लगून। तो लगून और वाट आपकी सपोज आपकी एक बीच थी, तो जब आपकी ये क्या थी, एक स्पिट्स थी, जब आपकी इधर से भी जाके आपकी क्या होती है, दोनों तरफ से ज्वाइन कर लेती है, तो इसके बीच का ये जो आपका लैंडफॉर्म क्रिएट होता है ये क्या है, एक लगून कहलाती है। यानी द लगून इज व्हाट, इनक्लोज्ड सी वाटर बिटवीन द बार एंड द कोस्ट। फॉर एग्जांपल पुलिकेट लेक लोकेटेड इन द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज अ लगून। ठीक, एंड ओवर टाइम दिस लगून गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोस्टल प्लेन। फिर आता है क्या, तंबोलो। तंबोलो क्या होता है, सपोज आपकी एक आइलैंड थी, ये आपकी एक बीच थी, तो इसके बीच में जो आपकी कनेक्ट करती है जो चीज, वो आपकी बेसिकली क्या कहलाती है, तंबोलो कहलाती है। यानी तंबोलो जो बार कनेक्टिंग ऑन आइलैंड विद द कोस्ट। ऑलराइट, उसके बाद आता है क्या, कोस्टल वेटलैंड। दीज आर फ्लैट मार्सी एरियाज फाउंड इन ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन। ये ध्यान दीजिए कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, वेयर जो आपका क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड एंड वार्म होता है। दीज एरियाज व्हाट ऑब्टेन हैव स्टैग्नेंट वाटर एंड सॉफ्ट एंड फाइन सेडिमेंट। स्टैग्नेंट मतलब बिल्कुल वाटर मूव नहीं करता है, एकदम सिर्फ वाटर का। सपोज क्या होता है कि दीज वेटलैंड यूजुअली फॉर्म, अब सपोज आपकी एक सी का या कोस्ट का कोई एरिया था, अब यहाँ पे आपकी एक बार क्रिएट थी। कई बार क्या होता है वाटर वाटर का क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो एरिया होती है ये वाटर फ्लो नहीं कर पाती या निकल नहीं पाती है, क्या होती है यहाँ पे एक तरह से स्टैग्नेट, यानी का कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, बिकॉज द वाटर डज नॉट फ्लो इट बिकम्स व्हाट अ परफेक्ट प्लेस फॉर, यहाँ पे आपकी मैंगो ट्री वगैरह क्या होती हैं, क्रिएट हो जाती हैं। दीज ट्रीज आर व्हाट वेल फिटेड टू लार्ज लिविंग इन सॉल्टी वाटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल वेटलैंड इज व्हाट, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। फिर आती है आपकी सबका, जो कि आज के लेक्चर की लास्ट टॉपिक है। दी आर व्हाट, फ्लैट ड्राई कोस्टल एरिया। अब यही आपका जो लैंडफॉर्म था ये आपके जब बेसिकली कह सकते हो आपकी ड्राई एरियाज में जब फॉर्म करते हैं, ठीक, डिजर्ट एरिया में फॉर्म करते हैं, तो आपके सबकास्ट कहलाते हैं। तो अनलाइक वेटलैंड दीज आर व्हाट डोंट हैव मच वेजिटेशन एंड ऑफ्टन कवर्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स। सबकास्ट फॉर्म इन व्हाट ड्राई कोस्टल रीजन वेयर सी वाटर इवापोरेट्स क्विकली लिविंग बिहाइंड सॉल्ट। सपोज आपकी एक बैरियर थी, ये आपका एक लैंडफॉर्म, तब क्या कई बार क्या होता है, सपोज आपकी एक पूरी तरह से बंद हो गई थी, अब ये वाटर क्या होगा, जब ना इधर से वाटर जा पाएगा ना ये वाटर इधर जा पाएगा, तो क्या होगा, जब सन रिजल्ट में तो वैसे ही सन आपकी बहुत ही टेम्परेचर हाई होता है, तो क्या होती है, इवापोरेट होंगी। इवापोरेट होंगी तो क्या होगी, सॉल्ट सीप में पाए जाते हैं, यहीं पे रह जाते हैं। इससे क्या होते हैं, बेसिकली एक सॉल्ट फ्लैट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपकी सबकास्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे जो जितने टॉपिक थे सब कवर होते हैं। ठीक है, पहले हमने सी वेव्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने सी कोस्ट सी शोर के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसका मैकेनिज्म समझा, अब्रेजन के द्वारा, कोरोजन के द्वारा, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन के द्वारा, सॉल्यूशन के द्वारा होता है। फिर हमने इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में देखा और लास्ट में हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के बारे में देखा था। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 21। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू वर्क सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।